हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में कंसंट्रेशन टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन में पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मोलारिटी और मोलालिटी पढ़े थे। आज हम लोग नॉर्मलिटी और उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है आगे का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल में इसका उपयोग करते हैं। आइए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन जानते हैं। इसमें इसको डिनोट करते हैं एन से। तो कहता है द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute, the gram equivalent of solute is present in 1 liter of solution is called normality। तो उसे ही हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। तो देखिए, मोलारिटी और नॉर्मलिटी के डिफिनेशन में कोई अंतर नहीं है। मोलारिटी के डिफिनेशन में था यहां पे द ग्राम मोल था, दैट मीन्स द मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, द मोल ऑफ सॉल्यूट। तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिख सकते वहां था। यहां हो गया द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट या द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे आप लोग द number of gram equivalent of solute is dissolved या is present in 1 liter of solution is called normality। तो बस डिफरेंस में बता रहा था आप लोगों को कि मोलारिटी में और नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस है। मोलारिटी में यहां पे था द नंबर ऑफ मोल, यहां हो गया द ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है ग्राम इक्विवेलेंट? सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर डिफिनेशन जो होती है, यहां होता है गिवन मास, जो मास दिया गया होता है, और डिवाइड बाय, अगर यहां मोलर मास ले लेंगे तो मोल निकल जाएगा, लेकिन हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से निकल जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? अब हम लोगों को नॉर्मलिटी का डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला तैयार करना है। तो फॉर्मूला में हम लोगों को लेना है ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा वो इन लीटर होगा। एक बात समझ लीजिएगा, पहले वॉल्यूम को कम हमेशा किस में लेना है, लीटर में ही लेना होगा। ठीक है? इस फॉर्मूले को अगर गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट कर दें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आएगा। यहां पे यहां आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा, मतलब किसी भी बुक में वगैरह में मिलेगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है नॉर्मलिटी के फॉर्मूला को। और हम लोग इसको और शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे नॉर्मलिटी के इस फॉर्मूला को, यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट को पहले भी मान चुके हम लोग ए, इक्विवेलेंट वेट को हम ई और ए लिख देंगे। दैट मीन्स ये जो हुआ ए फॉर सॉल्यूट का मास। तो यहां पे हम चाहे तो सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो ये आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया। याद रखेंगे यहां इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ेगी, और मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था, इस बात को समझिएगा। इक्विवेलेंट वेट इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट वेट को आप लोग एक बार लेक्चर देख लेंगे, कंप्लीट एक लेक्चर है इक्विवेलेंट वेट पर, और तकरीबन वो 1 आवर का लेक्चर है। तो उसको कृपया देखिए और डिटेल देखिए, कंप्लीट देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, और कॉपी कलम लेकर बैठिए। अगर पढ़ना है तो उसको कॉपी कलम लेकर कंप्लीट पढ़िए। 5-10 किताबें आप पढ़ोगे तो एक आपको जो निचोड़ निकलेगा,
एक आपका जो उसमें कंप्लीट कंक्लूजन निकलेगा वो हम आपको एक लेक्चर में दिए हैं इक्विवेलेंट का। उस तरह से आपको एटॉमिक वेट वाला जो है लेक्चर उसके बाद वाला उसमें भी। तो इसलिए प्लीज आप लोग कॉपी कलम लीजिए और कंप्लीट पढ़ने के व्यू से पढ़िए, मेरा लेक्चर पढ़ना है तो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो नॉर्मलिटी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। नॉर्मलिटी का एक और बात नहीं है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम इंटू बेसिसिटी। ये फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो कि ये बेसिसिटी तो एसिड के लिए हुआ ना, और आपका एसिड हुआ तो क्या होगा, बेसिसिटी हुआ तो एसिड ले लेंगे, अगर बेस हुआ तो एसिडिटी डालना पड़ेगा ना। तो एक और फॉर्मूला लेते हैं, यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी भी हम लोग लेंगे। तो हमारे पास अगर बेस है तो हम एसिडिटी का प्रयोग करेंगे, अगर हमारे पास एसिड है तो हम बेसिसिटी का प्रयोग करेंगे। ये मोलारिटी में अगर गुना करते हैं तो तुरंत हमको नॉर्मलिटी मिल जाता है। ये है फर्क मोलारिटी और नॉर्मलिटी में। तो अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, इफ टू सॉल्यूशन ए एंड बी गिवन, अगर दो सॉल्यूशन हमको दिया गया है तो यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, मतलब कि N1V1 बराबर N2V2, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, अगर दो सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशन का N1V1 दिया गया हो और साथ में आपसे रिजल्टेंट नॉर्मलिटी पूछा जाए तब क्या होगा, है ना। द रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ऑफ गिवन टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का रिजल्टेंट अगर नॉर्मलिटी हम लोगों को निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन मिक्सिंग ले लिए, मतलब कि सबका मिलाकर इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो यहां से हम लोग चाहें तो पूरे मिक्सिंग नॉर्मलिटी और मोलारिटी को निकाल सकते। मोलारिटी में फॉर्मूला बताया गया था आप लोगों को, नॉर्मलिटी में भी हो गया N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, दोनों को डिवाइड करेंगे, मिक्सिंग नॉर्मलिटी मिल जाएगा। कोई दिक्कत, सारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, जल्दी से इसको उतार लीजिए आप लोग, आगे हम लोग मिटाएंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे, प्रत्येक फार्मूला पे न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना, और आप लोग उसको बनाओगे, मेरे साथ बनाओगे। कॉपी कलम तो एकदम लेकर बैठो, मेरा लेक्चर देखो तो कॉपी कलम लेकर बैठो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी of 250 ml aqueous solution, 250 ml aqueous solution of 1.96 ग्राम H2SO4। तो यहां पे हमें नॉर्मलिटी निकालनी है और हमारे पास ये दिया गया ग्राम, माने H2SO4 का वेट दिया गया, और ये यहां से देखिए हम लोग मोलारिटी में निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी में निकाल सकते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ चेंज होता है नॉर्मलिटी निकालो या मोलारिटी निकालो। नॉर्मलिटी में हमें इसका इक्विवेलेंट वेट का यूज करना होगा और मोलारिटी में तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, आइए इसका हम निकालते हैं क्या, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। तो यहां पे जब आंसर बनाइए आप तो पहला काम है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालिए। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय, अगर एसिड है तो बेसिसिटी, तो यहां पे मोलेकुलर मास कितना हो जाएगा H2SO4 का 98, सॉल्व करेंगे तो, और इसकी बेसिसिटी है 2, डिवाइड कीजिए कितना आया 49।
तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब यहां पे आपको करना क्या है, नॉर्मलिटी निकालनी है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास 1.96 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट 49 इंटू वॉल्यूम कितना है 250। ध्यान रखिएगा, पिछले बार में मैंने बताया था ये कि अगर ये वॉल्यूम जो है एमएल में हो तो इसको लीटर में चेंज करना, जैसे एमएल में ऊपर 1000 लगा दो, आपका ये लीटर में आ गया। चलिए अब इसको कटाते हैं। 25 चौका 100 होता, ऐसे भी ये 4 मत में कट गया क्योंकि 0 था यहाँ पे। चलिए 49 से इसको कटाइए, 49 से कटाएंगे तो 4 मत में भी कटेगा, लेकिन इस बार ये 0.4 होगा। तो इसको सॉल्व करें, 4 चौका 16 यानी कि 1.6 नॉर्मलिटी। ये आपका आंसर हो गया इसका। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग है। इसमें कहता है कि फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 mH2SO4। इसमें मोलरिटी दिया गया है। और एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एंड 0.2 MH3PO4, मतलब दोनों 0.2 ही है, लेकिन एक में आपका एसिड है 0.2 MH2SO4 और दूसरा है H3PO4। अब दोनों की कहता है कि आपको नॉर्मलिटी निकालनी है। फॉर्मूला मैंने बताया था, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी। एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए तो पहला हम लोग नॉर्मलिटी निकालते हैं इसका। 0.2 मोलारिटी दिया गया, H2SO4 का बेसिसिटी कितना होगा, तो क्या बताया था बेसिसिटी का फॉर्मूला, मैं फिर से याद दिला दूं। नंबर ऑफ H प्लस आयन रिमूव या डिस्प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन नोन एज बेसिसिटी। तो जितना H प्लस आयन ये रिमूव या डिस्प्लेस करेगा, कितना है इसके पास, इसके पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसलिए ये 2 H प्लस आयन को एक्वस सॉल्यूशन में रिमूव करेगा। तो यहां पे बेसिसिटी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जिससे हमारा यहां नॉर्मलिटी आता है 2 दूनी 4, 0.4 ये हमारा आ गया नॉर्मलिटी। तो पहला का आंसर 0.4 हो गया। चलिए सेकंड का आंसर देखते हैं। सेकंड में नॉर्मलिटी निकालेंगे तो मोलारिटी इंटू बेसिसिटी यहां भी होगा। इसकी मोलारिटी कितना है, 0.2 ही है। अब इस बार H3PO4 का बेसिसिटी कितना होगा बताइए। सबका आंसर होगा 3 है ना, क्योंकि इसमें तो 3 ही है ना। H3PO4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो सबका आंसर आएगा 3। और सर बना दीजिए 3 से 3 गुना 0.6, इतना लेट क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली आप गलत हो, इसलिए मैं लेट कर रहा हूं। यहां पे क्या है कि यहां पे H3PO4 अगर है, नहीं आप सही हो, अगर H3PO4 है तो बेसिसिटी 3 ही होगा। अगर आपका H3PO3, मैं एक्चुअली PO3 को बता रहा था, तो H3 अगर PO3 रहेगा, H3PO3, तो वहां पे ये अपवाद में अपवाद को लेकर चल रहा था, एक्सेप्शनल केस लेकर चल रहा था। तो एक्सेप्शन में मैं बताऊं आपको कि एक्सेप्शन में ये H3PO3 का आता है। जहां कहीं भी H3PO3 हो, इसकी बेसिसिटी 2 ही होती है। 2 ही ऐसे हाइड्रोजन हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं, मतलब ऑक्सीजन से जो अटैच्ड होंगे स्ट्रक्चर में, वही एक्वस सॉल्यूशन में रिमूव होंगे या डिस्प्लेस्ड होंगे। जो एक हाइड्रोजन ऐसा है जो फास्फोरस से इसमें जुड़ा रहता है, और जो फास्फोरस यानी सेंट्रल एटम से जुड़ा है, वो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में बाहर नहीं निकलेगा। इस बात को समझिएगा। तो हम यहाँ खास करके H3PO3 को ले रहे थे। H3PO4 था तो आप सही हो, 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पे H3PO3 अगर हम लेकर चल रहे हैं तो इसका बेसिसिटी हम 2 ही लेंगे और इसका भी आंसर 0.4 ही होगा। लेकिन अगर आप इसको H3PO4 लेते हो, मान लो कि 0.2 MH3PO4 लेते हो, तो अब इसका नॉर्मलिटी अगर हम निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 0.2 इंटू 3। चूंकि H3PO4 में कोई अपवाद नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, तो यहां पे इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी 0.6। तो ये आप लोगों का एक तरीका है डायरेक्ट, मतलब बेसिसिटी और एसिडिटी पर निकालने के लिए जो निकाल सकते हैं, इस तरह से बन जाता है। राइट, मिटाएं इसको। चलिए ठीक है, तो नॉर्मलिटी का एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जिसमें रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालनी है। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था
N1 V1 प्लस N2 V2 बट्टा V1 प्लस V2, ये रिजल्टेंट जो नॉर्मेलिटी निकालनी है उसके लिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसमें। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे मान लो कि 100 सीसी कभी लेंगे तो दैट मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, यानी कि ml लेंगे वहां पर, ठीक है। 100 सीसी ऑफ 0.6 N H2SO4 and 200 cc of 200 cc of 0.3 N HCl were mixed together, मतलब ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों को मिला दिया गया। तो द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन इज, तो जो मिला दिया गया था उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन आपका है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चूंकि यहां पे H2SO4 दिया गया है और एक आपका HCl दिया गया है, इसमें आपका मैं कहूं तो V1 दिया गया 100 सीसी और N1 दिया गया आपका यहाँ पे 0.6 N दिया गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे HCl दिया गया V1 यानी कि V2 दिया गया 200 सीसी और N2 दिया गया यहाँ पे 0.3 N। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, जो मिक्सिंग नॉर्मेलिटी है, जो मिक्सिंग नॉर्मेलिटी है उसके लिए मैं ले रहा हूं V1 N1 V1 प्लस N2 V2 बट्टा V1 प्लस V2। तो N1 आपका क्या है 100 है, चूंकि दोनों ही वॉल्यूम सीसी में है। देखिए यहाँ पे दो वॉल्यूम है तो दोनों ही वॉल्यूम का अगर यहाँ पे यूनिट्स अगर सेम है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक वॉल्यूम सीसी में रहता, एक वॉल्यूम आपका यहाँ लीटर में रहता, तो वहां पे हमको चेंज करना पड़ता, मतलब 1 ml में हो जाता है 1 लीटर में रहता। ये तो कट जाना है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 इंटू 0.6 प्लस 200 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 100 प्लस 200, क्या कहते हो, आसान है, बिल्कुल आसान है। एन मिक्सिंग, अब क्या निकलेगा यहाँ पे, एन मिक्सिंग इज इक्वल टू, गुना करोगे तो कितना आएगा 100 इंटू 0.6 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0 यानी कि लगभग 60। अब प्लस यहाँ आ जाएगा 3 गुना 6, यहाँ भी 60 आ रहा है, डिवाइड बाई ये 100 का 200 कितना हो गया 300, यानी कि 120 बाई 300, यानी कि ये आपका आ गया 3 चौका 12 0.4। तो जो रिजल्टेंट हमारा जो ये नॉर्मेलिटी है वो कितना है 0.4 आ गया रिजल्टेंट जो है। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा मोल फ्रैक्शन, इसको मिटाएं। ओके चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोल फ्रैक्शन। आपकी सारी डाउट मैं क्लियर करते चलता हूं न्यूमेरिकल के साथ। केवल फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होता, बहुत लोग खाली फॉर्मूला लाते हैं फॉर्मूला डालते हैं, है ना, खाली फॉर्मूला पढ़ा देने से क्या फायदा है। आपको देखिए ये मतलब पढ़ाई ऐसा नहीं कि खिलौना है, अब वीडियो बनाए डाल दिए बच्चे लाइक कर दिए, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है और आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। केवल फॉर्मूला लिख दिए, किताब मतलब आगे उसमें किताब से देख कर लिख दिए, ऐसी कोई मैटर नहीं होनी चाहिए। एक एग्जैक्ट टॉपिक होने चाहिए आपको, जो कि आपको कंप्लीट लगे कि हम एक लेक्चर ले रहे हैं, कोचिंग में बैठकर लेक्चर पढ़ रहे हैं, उस तरह से आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप चाहो तो पॉज करके न्यूमेरिकल खुद बना सकते हो, बाद में बना सकते हो, लेकिन यूज करो, कॉपी कलम लेकर बैठो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन का अर्थ ही होता है डिवाइडेड, निश्चित तौर पे जानते हैं फ्रैक्शन का अर्थ होता है डिवाइडेड, और मोल का अर्थ हम लोग समझते हैं, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन का जो निर्माण होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से होता है।
तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मोल होंगे उनमें सॉल्यूशन के फ्रैक्शन अगर ले लेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन जो है इसको डिनोट करते हैं, इसका भी थोड़ा खास अर्थ है देखिएगा। इसका जो डिनोशन है, इसका जो डिनोशन है, तो ये डिनोशन जो है ये लेते हैं हम लोग एक्स से। एक्स कहते हैं काई, इसको क्या पढ़ते हैं? काई, CHAI, काई पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एक्स को हम लोग यहां पे काई पढ़ते हैं लेकिन डिनोट करते हैं इससे काइट से। तो आइए देखते हैं इसमें एक्स अगर हमको निकालना हो पूरे, मतलब मान लो कि मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना हो एक्स, तो किसी एक का निकालना हो, या तो सॉलिड निकालना होगा या तो सॉल्वेंट निकालना होगा। तो एक्स अगर सॉल्यूट निकालना है तो फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉलिड का निकालना है तो सॉल्यूट का मोल और पूरे सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड कर देंगे, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर सॉल्वेंट का जाना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं कि लेट मान लीजिए यहां पे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N1। मान लिए कि N1 जो है वो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हम मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स N2 है, और इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है कि N1 प्लस N2 हो जाएगा। इस बात को बहुत मतलब ध्यान से जानेंगे आप लोग, इस पे न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहली बात मैंने बताया कि ये जो डिनोशन है इसका, ये काई से होता है, मतलब कि काई से सूचित किया जाता है। फिर इसका सॉल्यूट अगर लेंगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो जिसका निकालना उसका ऊपर मोल हो जाएगा बटा टोटल सॉल्यूशन का मोल। तो यहां पे हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए? XN1 निकालेंगे अगर, मतलब N1 फॉर सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा? N1 बाई N1 प्लस N2 पूरे सॉल्यूशन का। अगर आप XN2 निकालते हो तो क्या होगा फॉर्मूला? N2 बाई N1 प्लस N2। तो ये आपको फॉर्मूला मिला। अब जो फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन में आएगा वो आपको यूज करके बना लेना है। चलिए मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि XN1 प्लस XN2, मतलब कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड कर दोगे तो निश्चित तौर पे ये आपका 1 आएगा, एकदम निश्चित तौर पे आएगा 1। इस बात को पहले समझ लीजिए। यानी कि एक बात और यहां पे क्लियर होती है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो 1 से कम आएगा, निश्चित तौर पे 1 से कम आएगा। क्योंकि सॉल्यूट जो है और सॉल्वेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को मैं जो ऐड कर रहा हूं तब ना ये कह रहा है जी। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 से कम होगा। और एक और बात बता दूं कि अगर आप किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? एक में से उसको घटा दोगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे में आप इसको प्रूव करना चाहोगे तो इसको ऐड कर लो, आ जाएगा। दिखा दें? चलिए दिखाते हैं। तो अगर हम XN1 और XN2 को ऐड करते हैं तो क्या 1 आएगा? इसको चेक करना हमको। चलिए XN1 जगह पर रख देते हैं N1 बाई N1 प्लस N2, और XN2 जगह पर रख देते हैं N2 बाई N1 प्लस N2। सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 ही तो होगा, तो ऊपर N1 का N1 हो गया, नीचे इधर N2 का N2 हो गया, कट जाएगा, कितना आएगा? 1। सॉल्व भी हो गया। क्वेश्चन देखा जाए अब। चलिए सर क्वेश्चन बताइए। अब क्वेश्चन पे टूटते हैं हम लोग। क्वेश्चन बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यही बात मैं कहता हूं, कोई भी टॉपिक पढ़ो तुरंत क्वेश्चन करो,
क्वेश्चन करने से आपके अंदर की सारी क्वालिटी जो है ना, मतलब सारा क्वालिटी नहीं कह सकते हैं, सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा टोटल यहाँ पे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सॉल्यूशन, यहां पे क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन कंटेन्स 62% मिथाइल अल्कोहल। एक सॉल्यूशन है जिसमें 62% मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल बाय वेट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है। सर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। आप लोगों से बनाइए, वीडियो पॉज करके तुरंत बनाइए, एकदम चुटकी में। हलवा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है जिसे कहते हैं। इसको हम लोग आंसर में लेंगे तो क्या आएगा, देखिए आंसर इसका क्या लेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग लेंगे कि CH3OH का मोल कितना दिया गया है, गिवन वेट कितना दिया गया है, 62 ग्राम। चूंकि परसेंटेज से हमको ही लेंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कहीं तुमको दिया गया है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां सॉल्यूशन गिवन नहीं हो, वहां पे हमें सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट नहीं गिवन हो, सॉल्वेंट नहीं गिवन हो अगर, वहां पे हमेशा सॉल्वेंट तुम लोग वाटर लेना, ठीक है। अगर सॉल्वेंट नहीं गिवन हो तो वाटर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे वाटर को सॉल्वेंट लेंगे हम लोग। इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा, अगर सॉल्वेंट नहीं गिवन हो तो हम लोग वहां पे वाटर को ही लेते हैं। तो वाटर लेंगे सॉल्वेंट, तो 100 में से 62 जाए, कितना बचेगा, तो लगभग ये 38 बचेगा, राइट। 38 ग्राम हो गया। अब नंबर ऑफ मोल निकालिए N1, दैट मीन्स अल्कोहल का। क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्वेंट हो गया। चलिए तो इसका 62 बाई इसका हो जाएगा 12, 3, 15, 1, 16, 16, 32, 32 दूना 64 है ना, 32 दूना 64 होगा ना। तो लगभग ये कम आ रहा है उससे। चलिए काम ही करते हैं, इसको 64% ही कर लो ना, 64% करो, देखते हैं क्या आता है। 64% इसको कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 36 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये 32 दूना 64 रखो, 32 दूना 64, 2 मोल आ गया, ठीक है। और N2 ले लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36 बाई 18, वाटर का बार 18 होगा ना, ये भी कट गया, 18 दूना 36, दोनों कट रहा है 2-2 मोल में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों को जो आएगा वो XN1 निकालते थे, क्या आएगा, XN1 में क्या आएगा, 2/2 + 2 यानी कि 2/4 इज इक्वल टू 4×5 = 0.5 मोल। आंसर XN2 निकालने के लिए बोल दिया तो सेम इतना ही ना आएगा, क्योंकि 1 में 0.5 घटाएंगे उतना ही आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था आपका जिसमें आप बना सकते थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, दोनों का मोल निकालिए, दोनों का मोल निकालने के बाद से आपको उसके बाद से एक का निकालना सॉलिड का, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम देते हैं आप लोग एक फॉर्मालिटी। ये सिर्फ डिफिनेशन मैं बताऊंगा इसका, क्योंकि ये खास न्यूमेरिकल में नहीं आता। फॉर्मालिटी बहुत डिफिनेशन के लिए ही माना जाता है। इसमें जान लीजिए फॉर्मेलिटी क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मेलिटी में एक छोटा सा चेंजिंग है, मतलब मैं कहूंगा कि मोलालिटी और फॉर्मेलिटी में कुछ खास अंतर नहीं है। मोलालिटी का डिफिनेशन और फॉर्मेलिटी का डिफिनेशन सेम है। और एक और बात बता दें कि फॉर्मेलिटी में और मोलालिटी का फॉर्मूला भी सेम होता है। आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं पहले। द नंबर ऑफ ग्राम formula mass, the number of gram formula mass of solute present in 1 liter
of solution present in 1 liter of solution known as formality। मतलब यहां पे दोनों का कुछ मतलब लगेगा कि मिक्सिंग फॉर्मूला है, मतलब मोलालिटी और मोलारिटी दोनों इसमें आएगा। फॉर्मलिटी को एफ से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहां होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम। अब आप देखोगे कि मैंने कहा था ना कि मोलालिटी और मोलारिटी दोनों का मिक्सिंग फॉर्मूला होता है। अगर आप यहां मोलालिटी लेते तो यहां पे आपका क्या आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर यहां मोलारिटी लेते तो आपका क्या आता है यहां पे ये 1000 नहीं रहता और वॉल्यूम रहता, तो दोनों का लगभग मिक्सिंग फॉर्मूला होता है फॉर्मालिटी। ये आप डिफिनेशन याद रखोगे फॉर्मालिटी क्या है, ठीक है। फॉर्मालिटी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये हमारा मतलब जो है लास्ट टॉपिक है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम लिखते हैं हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग पीपीएम से दर्शाते हैं। ये क्या है, ये एक बहुत ही मतलब अलग कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने बताया था कि सॉल्यूट को सॉल्यूशन में, पूरे ओवरऑल सॉल्यूशन में जितना हम लोग मापते हैं, इसकी अमाउंट को मापा जाता है, वही कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो अलग अलग इसमें मतलब माप होता है, अलग अलग यूनिट्स में इसको मापा जाता है। कारण ये होती है कि अलग अलग मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, कभी सॉल्वेंट में रहेगा, कभी वॉल्यूम गिवन रहेगा, कभी मास गिवन रहेगा, है ना। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो ट्रेस अमाउंट में रहेगा उस पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में। बहुत मतलब ये मतलब अलग है। आपको लगेगा अरे यार इसमें तो सॉल्यूशन सॉल्यूट है ही नहीं। जैसे मान लो कि पूरा तुम 1 ड्राम ले लो, ये वाटर ले लो, और उसमें चीनी का तुम लगभग 4 दाना डाल दो, और हटाओ यार 1 चम्मच चीनी डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा? 1 ड्राम पानी, 1 ड्राम पानी हुआ, और 1 ड्राम पानी लगभग मतलब नहीं होता है, मुझे है कि लगभग 500 लीटर पानी होती है ना। 20 लीटर पानी तो हमारे एक बाल्टी में रखते हैं, हम 1 ड्राम की बात कर रहे हैं। 500 से 1000 पानी होता है उसमें 1 ड्राम। तो 500 लीटर अगर पानी में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी का भार कितना होगा? लगभग मैं बात करूं अगर 1 चम्मच चीनी का, तो लगभग वो 2 से 3 ग्राम होगा, है ना। 2 से 3 ग्राम लिख सकते हैं हम लोग कि बहुत मिलीग्राम में लिख सकते हैं। तो ये जो अमाउंट है सॉल्यूट का मिलीग्राम में अगर हो, मतलब 2 दाना 4 दाना अगर मिलीग्राम में हो, तो कैसे मापोगे? उसके लिए कंसंट्रेशन क्या होती है? उसके लिए कंसंट्रेशन होती है पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ गई बात? यहां पे सॉल्यूट दिखता ही नहीं है ना, न तो उस ड्राम में चीनी घोलने के बाद से कोई स्वाद भी आएगा। तो उस अमाउंट को अगर मापना हो, ट्रेस करना हो, तो पार्ट्स पर मिलियन में जाते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन होगा द ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in given solution is called parts per million। तो कहता है कि ट्रेस अमाउंट अगर सॉल्यूट का अगर प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो उसे हम लोग किस में मापते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में। और ये पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग जो लिखते हैं, ये लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶
10⁶ यहाँ पे हम लोग इसलिए लगाते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10⁶ होता है ना। 1 मिलियन बराबर 10⁶ होता है, इसलिए मिलियन में मापा जाता है, 10⁶ लगाते हैं। तो ये है पार्ट्स पर मिलियन। इस पे आप लोगों को एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी मिलेगा, तो मैं भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या इस पे हम लोग किस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जो एनसीईआरटी के नहीं है, लेकिन इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग। क्वेश्चन है कि 5 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन 5 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन containing 25 milligram of 25 milligram calcium carbonate। तो पूछता है व्हाट इज इट्स concentration in ppm। 5 लीटर। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो है अब इसको सॉल्व करना पीपीएम में, ठीक है। पीपीएम कहता है निकालने के लिए। तो पीपीएम जब आप निकालोगे, एक बात यहाँ पे क्लियर समझना कि पीपीएम में आपको जाने के लिए आपको पहला मास 25 मिलीग्राम है, तो मिली को चेंज कर दीजिए 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन का होता है, और तब 10⁶ है। हमारे पास लीटर में दिया गया सॉल्यूशन, मास नहीं दिया गया है। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा आप लोगों को कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा है, और सॉल्वेंट का ही मास सॉल्यूशन का मास होगा, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट तो है ही नहीं ना। तो चूंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, और वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है। तो अब इस लीटर को ग्राम में चेंज करना होगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पे हम लोगों को मास निकालना है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया गया 1 ग्राम पर ml, और यहां पे लीटर को मतलब लीटर को ml में चेंज करना है, तो कितना होगा 5000 ml हो जाएगा। 5000 ml, ml के 10⁻³ तो कट कर 5 हो जाएगा। तो 5 लीटर को हमने 5000 ml लिखा, क्योंकि वॉल्यूम को ml रखना है, ml से ml कट गया, ये आ गया आपका 5000 ग्राम। तो यहां पे मास ऑफ ये वाटर है, लेकिन यही आपका मास ऑफ सॉल्यूशन माना जाएगा जो 5000 ग्राम है। अब यहां पे ये 5000 आ जाएगा ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास सॉल्वेंट के मास ही तो माना जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो ट्रेस अमाउंट में नहीं के बराबर है, घटाने पर भी कुछ नहीं चेंजिंग होगा। मान लो कि 1 ड्राम आपको बता रहे थे, 1 ड्राम अगर आप वाटर लेते हो, उसमें से 1 चम्मच वाटर निकाल दो, तो उस ड्राम का वेट घट जाएगा, उस वाटर का वेट घट जाएगा, और क्या फर्क पड़ जाएगा, आपको लेवल घट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग कभी भी जो सॉल्वेंट का मास है वही मास सॉल्यूशन करेंगे। कटाएंगे इसको, तो यहां पे जो है 10⁻³ कर देते हैं, ऊपर रहते हैं इसको -6 कट जाएगा, यहाँ पे 50-25 कर देते हैं, और ये जो है आपका 5 इंटू 10⁻³ फिर 10⁻³ 10⁻⁶, चूंकि इस 0 को हम ऊपर भेजे हैं, इस प्रकार ये कट गया पूरा, और 5, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो पीपीएम में 5 आएगा। तो इस प्रकार आपका ये टोटल चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा चैप्टर, मतलब बेसिक कंसेप्ट नहीं, ये खत्म हो गया आपका सॉल्यूशन रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट, जो मैं पढ़ा रहा था। लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 2 लेक्चर पढ़ाया। देखिए, पढ़ाई करना है तो कंप्लीट रूप से आप पढ़ो, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद से जो मैंने पढ़ाया है, अगर कंप्लीट रूप से कोई बच्चा पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है, जो न्यूमेरिकल मैंने दिया उसको बनाता है, तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाते रहो, मैं कोशिश करूंगा आगे एनसीईआरटी भी एक लेक्चर मैं दूं। ओके, बनाते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, बाय।